हेलो फ्रेंड्स, वरदायनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इन्वायरमेंट की क्लास है। इसमें आज हमारी ये दूसरी क्लास है, मतलब 2012 सेट पेपर आज सॉल्व होगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन हम एक बार फिर से करा चुके हैं और काफ़ी अच्छे से समझाया था, लेकिन एक टॉपिक हम फिर से लेके आएंगे जिसमें सिर्फ बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सभी को पता होगा। इसमें से और क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ठीक है, और इसको मैंने बताया था कि आज़ादी के समय इसका नाम क्या था, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। और 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया था। ये किस गवर्नर के नाम पर था, अगर आपको पता है, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो उस गवर्नर का नाम आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाशयोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, यह प्रोटीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेंगा नामक रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रिक्टर पैमाने, ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था कि रिक्टर पैमाने पर किसकी तीव्रता मापी जाती है। तो आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये फर्स्ट वीक में मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। 1 से 7 अक्टूबर। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ एक बार इनको ध्यान में रखना है कि ये कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि ये 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। तो कभी ऐसा ना हो कि सर पुराने क्वेश्चन आए थे और हम गलत कर गए, इसलिए एक बार इसको देख लो, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये सब हो जाएंगे इसके बाद हम अपनी सीट्स को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो जो जो किताब बन रही है, जो नई किताब बन रही है, उसमें ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इनका काफ़ी अच्छे से डिटेल भी है। तो उस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, देर न करते हुए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, पौधों द्वारा बाहर निकलती है, तो बाहर कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन, जबकि अंदर कौन सी जाती है, CO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग, यहाँ से क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मार्फोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। आप चैप्टर भी कहीं लिख सकते हैं कि हमें अच्छे से मार्फोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, क्लास में तो कराएंगे, लेकिन ये और स्टूडेंटों के लिए है। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल से प्राप्त होता है। ठीक है, और केसर का तो फिर आपको पता ही होगा, ये वर्तिका से प्राप्त होता है, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, उसी के पार्ट है। अगला है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, डॉप्सन से मापी जाती है, डॉप्सन इकाई। कल क्वेश्चन था डेसिबल से, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो चारों विकल्प है ना, ये कहीं ना कहीं खुद में क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और आपके एनवायरनमेंट के लिए डेसिबल और डॉप्सन याद रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डॉप्सन, ओजोन परत। अब ओजोन परत से संबंधित कुछ 2-3 फैक्ट याद रख लें। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था, या कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा हुआ था, मॉन्ट्रियल। इस चीज़ को लिख लेंगे। थोड़ा सा अच्छे पे नहीं चल रहा है, बस 1-2 दिन बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगला कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब स्टार्ट किया गया था, 1987 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ओजोन परत संबंधी कौन सा प्रोटोकॉल है, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। या पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इस तरह से। तो ओजोन परत संबंधी कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ाएंगे और इनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, तो आप परेशान नहीं हो। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो इसका मतलब हो जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख लेना भैया, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हिंदी टर्म थोड़े से कभी कभी टफ हो जाते हैं। कम उपयोग, उसको कम उपयोग में लिया जाए। पुनः चक्रण, रिसाइकिल हो सकते हैं ना, और उसे दोबारा यूज में कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अप्रदूषकीय स्रोत है, तो इसमें से कौन है अप्रदूषकीय स्रोत, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये प्रदूषण नहीं फैलाती, जबकि ये सब प्रदूषण रहित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
चलिए 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी का ऊष्मायन। देखो फिर कल जैसा क्वेश्चन आया, ऊष्मायन। ऊष्मायन ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि ऊष्मायन जहाँ होगा ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो जहाँ ग्लोबल वार्मिंग आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। और ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है मोस्टली, सबसे इंपॉर्टेंट गैस है CO2। ठीक है, चलिए अगला है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग विधि, भैया इसको ध्यान से रख समझना। कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है कि ज़मीन के नीचे मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे पहले मान लीजिए सबसे पहले आए थे मोलस्का संघ के प्राणी। ठीक है, तो ये दब गए। इसके ऊपर कुछ वर्षों बाद फिर आए डायनासोर, डायनासोर भी दब गए। इसके बाद फिर आए जो मतलब घोड़ा या कोई भी जीव, फिर ये दब गए। अब ये कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है वो आधुनिक समय में ये बताती है कि ज़मीन के अंदर जो भी अवशेष दबे हैं ये कितने पुराने हैं। जिसमें कार्बन की परसेंटेज जितनी कम होगी तो हम ये कह सकते हैं वो जीवाश्म उतना ही पुराना होगा, वो जीवाश्म उतना ही पुराना होगा। तो जो घोड़ा है इनमें कार्बन का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, डायनासोर में थोड़ा कम, इसमें और कम। तो हमें पता चलता है कि कोई भी जीव कितने साल पुराना है। कभी भी सुना होगा कि ये हमें 2500 साल पुरानी चीज़ मिली है, तो ऐसे कैसे पता किया जाता है, ये कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा ही पता किया जाता है। जिसमें कार्बन के एटम्स या कार्बन मॉलिक्यूल्स बहुत कम हों, वो जितने पुराने कम होंगे उतना ही पुराना वो होता है। तो इससे क्या पता चलता है, वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है, किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग मेथड से। अगला है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का क्षरण हो रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, स्टोन लेप्रोसी। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इस चीज़ को ध्यान रखना। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ये 5 स्टार पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा। क्योंकि आप लोग बस SO2 वाली चीज़ सुनते हो, जहाँ अम्लीय वर्षा वर्ड आ जाता है तो आप तुरंत तुरंत पहुँच जाते हो SO2 ढूंढने। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो क्षरण हो रहा है वो स्टोन लेप्रोसी के भी कारण हो रहा है। चलिए अगला है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह गंगा की स्वच्छता से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भैया ये UK मतलब उत्तराखंड से संबंधित है, ये उत्तराखंड से संबंधित है गंगा की स्वच्छता। और गंगा की स्वच्छता से संबंधित देखो, गंगा से रिलेटेड आएंगे तो बैक्टीरियोफेज के नाम से जो वायरस है वो चर्चे में रहेगा। और पूछा जा सकता है कि इसे कब ये राष्ट्रीय, इसमें कुछ जीव हैं जैसे कि डॉल्फिन है, राष्ट्रीय गंगा जो नदी, कुछ ऐसे प्राधिकरण भी बनाए गए हैं। तो ये कभी इसको लेकर हमने वैसे सेपरेट पढ़ाया हुआ है क्लास में, लेकिन इसके लिए वीडियो बना देंगे तो आपको ये गंगा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, सफाई योजनाएं हैं, जितने भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे लेके आएंगे, वो भी सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो निष्फिक्र रहना, आप लोग जुड़े रहें लास्ट तक, TET के पेपर तक। आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस 30 आउट ऑफ 30 ही रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला है मिनी माता रोग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2 डिसीज होंगी, एक टाइटाई और एक मिनी माता। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है ना, जो परिणाम देता है। तो इसका विकल्प क्या होगा, समुद्र में बिखरे तेल, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा विकल्प कह रहा है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो यहाँ पे पारा जहाँ लग जाता है तो आप समझ जाओ कि मिनी माता रोग जो होता है ना वो पारा की अधिकता से हो जाता है, पारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा। तो बस इतने से भी आप विकल्प से बना सकते हो। ये अभी कुछ ही दिन पहले क्लास में चर्चा की थी इस बात की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु एक संस्था बनाई गई, वो क्या है, IUCN। IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आ जाएगा, लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैंने बताया था लास्ट लाइन, नेचर को ध्यान रखना, नेचर, अगर नेशन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। विकल्प में इसका फुल फॉर्म पहले आप लोग नोट कर लें, नेचर पे आप कलरफुल पेन कर लें, क्योंकि जब आप याद करेंगे तो कभी धोखे से आपसे नेशन पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे कहेंगे ये विकल्प तो गलत है, नेचर सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा संस्था बनाई गई है, IUCN बनाई गई है। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। हमने बताया हुआ है रेड डाटा बुक कब जारी की गई थी, 1963 में, जबकि IUCN की स्थापना कब की गई थी, 1948 में। ये हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत, भैया एक चैप्टर हमारा जल, परिवार के बाद दूसरा चैप्टर होता है जल, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पानी पंचायत। तो कभी कभी यहीं से नर्मदा बचाओ आंदोलन आ जाता है, कभी कभी बहुत से क्वेश्चन से संबंधित BOD के बारे में भी आ जाता है। तो
तो ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ पूछते रहें। इस बार देखो उन्होंने पानी पंचायत के बारे में पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजस्थान से चलाई जा रही है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 2 3 1 4, मतलब कट और घाव हल्दी के चूर्ण से संबंधित है। बकाया शब्दावली आप लोग मिला लेंगे। आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र किसका होता है, समुद्र का। कल ये क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो उसमें आया था तालाब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ा, तो आंसर होगा समुद्र। समुद्र नहीं मिलता तो महासागर दे देता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, बताइए पर्यावरण एवं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, वृक्ष मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 500, जो अभी बदल के गया है ग्लोबल वाला, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया था लास्ट ईयर। तो ये करंट अफेयर का भी है, सुपर टीटी में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था लास्ट ईयर। चलिए, अगर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं और आप सीट लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो जेट्रोफा बायोडीजल, ये तो पढ़ा ही होगा। ये लग रहा होगा बाज, बाज तो पक्षी है। ये चारा क्या लिखा है, चीड़, लीसा, है ना। और रिगाल इमारती लकड़ी, जबकि रिगाल इमारती लकड़ी नहीं है। रिगाल इमारती लकड़ी नहीं है। फिर सर ये क्या है, ये क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या। 28, क्या अभी इससे पहले हम लोग 27 पढ़े थे क्या। हाँ ठीक, सही है। तो ये ठीक है। तो रिगाल क्या है, यह एक मतलब झाड़ी है, एक विशेष प्रकार की झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाज जो है ना चारा है, और यहाँ पे जो चीड़ है वो लीसा है। तो यहाँ रखना, रिगाल से क्वेश्चन बना है, इसलिए उसको उन्होंने इस तरह से भी उन्होंने तोड़ के दिया है क्वेश्चन को। निम्न प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों और जंतुओं को अलग करता है। अब इससे सरल क्या होगा भैया, कि पौधे और जंतुओं में अंतर, तो ये कोशिका वाले चैप्टर से आया, ये बायो वाले चैप्टर से आया, और हमेशा उससे बनता भी है। तो भैया जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बस क्लोरोफिल से ही समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी, गैस किसके, मतलब भोपाल गैस त्रासदी, तो बस इतने से समझ जाओगे। मिथाइल आइसो साइनेट, 1984 कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। कहाँ, किस में हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। किससे संबंधित है, ये कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्री थी। ये पेपर में बन सकता है कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी यह किस फैक्ट्री में हुई थी, तो कीटनाशक दवा थी जिसे यूनियन कार्बाइड कहा गया। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुए हमारे टॉपिक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी टाइम हम लोग फिर से, और आशा करते हैं सभी को ये क्वेश्चन। अब हमें आप लोग स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके आज का जो टॉपिक का स्कोर रहा है वो कितना रहा है। ठीक है, ज़रूर बताएं। आज का पेपर काफ़ी इजी था। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।